हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने ये भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानें के प्रकार भी भिन्न होते हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस से संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। जब चट्टानें टूट फूट जाती हैं तो क्या बन जाती हैं? मिट्टियाँ बन जाती हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। तो क्या बोल रहा है कि जो हमें चट्टानों और मिट्टियों में जो भिन्नता मिलती है वो धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है, किसकी? पृथ्वी की जो आयु है वो 460 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए होंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है? 460 करोड़ है ना। तो इस टाइम में क्या हुआ होगा? ये लंबा जो समय है उसमें अंतर्जात और बहिर्जात बलों ने भी काम किया होगा। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं, यानी हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले जो इंडियन प्लेट थी वो भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? क्या बोल रहा है ना। इमेजिन करो कि जो इंडियन प्लेट जो आज हम रहते हैं, इंडियन प्लेट जो है वो कहाँ थी? वो भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो इसी का हिस्सा थी। किसका? इंडियन प्लेट का। करोड़ों वर्षों के दौरान ये प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व दिशा तथा इंडियन प्लेट जो है वो उत्तर दिशा में खिसकने लगी। तो इसका मतलब है कि जो इंडियन प्लेट है और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो आपस में जुड़ी हुई थी और ये कहाँ थे? दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। लेकिन क्या हुआ? काफ़ी समय बाद ये जो प्लेट थी वो कई हिस्सों में टूट गई, है ना। और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो दक्षिण पूर्व दिशा में और इंडियन प्लेट है वो उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं कि क्यों किसकी? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है। उसने क्या बोला कि जो इंडियन प्लेट है वो अब भी खिसक रही है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक विक्रम मुख्य अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षेत्रीय संचरण की अंततः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को, इसने क्या बोला है? भूवैज्ञानिक संरचना व जो सेल समूह है उनकी भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्ष्यों पर आधारित है। कौन कौन सा है? तो प्रायद्वीप खंड है, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमालाएं हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है। यानी हमें भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है, प्रायद्वीप खंड, हिमालय और जो अन्य प्रायद्वीप पर्वतमालाएं हैं और सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मैदान है। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रायद्वीप खंड। ठीक है। प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा जो है कटी फटी है। क्या है? प्रायद्वीप खंड की जो उत्तरी सीमा है वो कैसी है? कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में करवी एंगलों व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी के खंड का विस्तार है। तो उन्होंने बोला कि प्रायद्वीप खंड जो है उसकी जो उत्तरी सीमा है वो कटी फटी हुई है और ये कहाँ से आरंभ होती है? तो ये कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है ना। जो उत्तर पूर्व में करवी एंगलों पठार है जिसे मेघालय का पठार बोलते हैं वो, और पश्चिम में जो राजस्थान है वो इसी खंड का विस्तार है। किसका? प्रायद्वीप खंड का। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश,
उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व करवी एंगलों पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करते हैं। हमने अभी देखा कि जो मेघालय का पठार था वो प्रायद्वीप खंड का ही भाग है, लेकिन क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में मालदा व्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित जो मेघालय व करवी एंगलों का पठार को क्या करता है, छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीप खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। हमने अभी पढ़ा कि राजस्थान में जो है वो भी प्रायद्वीप खंड का ही भाग है और ये मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो प्रायद्वीप खंड है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है? नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कब से खड़ा है? ये कैम्ब्रियन कल्प से खड़ा है, बहुत टाइम पहले से, है ना। सबसे पहला यही कल्प है, कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तन होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ये ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड वृंशों से प्रभावित है। नर्मदा, तापी, महानदी की रिक्त घाटियाँ, सतपुड़ा, ब्लॉक पर्वत जो है इसके उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? किसके? प्रायद्वीप खंड के। कौन कौन से? नर्मदा, तापी, महानदी की रिक्त घाटियाँ और सतपुड़ा, ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जो अरावली जैसे प्रायद्वीप में मुख्य अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे अरावली है, नल्ला मल्ला है, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। नदी घाटियाँ कैसी हैं? उथली हैं और उनकी प्रवणता जो होती है वो कम है। ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी जो नदियाँ जो है पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की यानी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वो क्या करती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमाला हैं। अब हमने देखा जो हिमालय है वहाँ पे भी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं और जो प्रायद्वीप भारत है वहाँ भी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीप खंड के विपरीत हिमालय अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। इसने क्या बोला कि जो हमारा प्रायद्वीप खंड है वो बहुत स्थिर है ना, उसमें भूकंप वगैरह इतना नहीं आता है। लेकिन जो हमारा हिमालय है और अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमालाएं हैं वो भूवैज्ञानिक संरचना से कैसी हैं? तरुण, दुर्बल और लचीली हैं। ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनित व अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रिया से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें बलन, व्रंश, छेप यानी थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं। गॉर्ज, वी आकार की घाटियाँ, ये ठीक है, जैसे गॉर्ज हैं, वी आकार की घाटियाँ हैं, क्षिप्रकाएँ हैं व जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण देते हैं। किसका? कि जो पर्वत है विवर्तन हलचलों से जुड़े हैं और तेज बहाव वाली जो नदियाँ आ रही हैं वो क्या करती हैं कि अभी पर्वत क्या है? युवा अवस्था में, इसलिए जो तेज नदियाँ गुजरती हैं वो क्या करती हैं? गॉर्ज, वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रकाएँ व जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है, क्योंकि वो तेज से गुजरेंगी। क्योंकि जब पहाड़ होते हैं तो क्या होता है कि पानी का जो फ्लो होता है वो तेज होता है, इसलिए क्या करती है पानी वी आकार की घाटियाँ बना देता है, गॉर्ज बना देता है, घाटियाँ बना देता है, क्षिप्रिकाएँ बना देता है, जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है ना, जिससे पता चलता है कि जो पर्वत है वो युवा अवस्था में है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड। भारत का कौन सा है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड, क्योंकि हमने पहला कौन सा देखा? प्रायद्वीप देखा, दूसरा कौन सा देखा? हिमालय देखा, तो तीसरा कौन सा आ जाएगा? भूवैज्ञानिक खंड, तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है। क्या है? यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के
तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से बांट रही है ना। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई जो है वो 1000 से 2000 मीटर है। तो यानी जिस समय हिमालय बन रहा था उस समय बीच में क्या था, ऊपर लिखी वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या है, भूवैज्ञानिक संरचना में क्या है, महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातलीय और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृति किसी स्थान, भू आकृति है तो किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय भिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड हैं। दक्षिण भारत में एक स्थिर परंतु कटा पठार है जहां अपरदित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के क्षेत्रों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जाता है। यानी हम किसके आधार पर बांटेंगे, तो जो भू आकृतियां हैं उनके आधार पर बांटेंगे। ठीक है, जैसे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं हैं, उत्तर भारत का मैदान है, प्रायद्वीप पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह। यानी हमको इनको भू आकृति के आधार पर 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है, तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, उत्तर भारत का मैदान है, प्रायद्वीप पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। ठीक है, ये देखिए ये रगोज, जब नदियों का जब पानी का जो वेग होता है बहुत तेज होता है तो क्या करती है, वो पहाड़ों को काट देती है और अपने लिए रास्ता बना देती है ना, तो इसको बोलते हैं गॉर्ज। ठीक है, जब ये बियाकार का होता है, जब ऐसा होता है तो इसे बियाकारी घाटी कहते हैं। जब ये ऐसा हो जाता है ना, इसकी दीवार खड़ी ढाल की हो जाती है तो इसको गॉर्ज बोलने लगते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय, शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ। यानी ये बात कर रहा है ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय की, है ना। समानांतर है क्योंकि पहले ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है और फिर क्या है, फिर शिवालिक है ना। तो ये समानांतर है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ जो हैं वो उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। ठीक है, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैला है। अरुणाचल में ये कैसे फैला है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। ठीक है, बृहद हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। बृहद हिमालय श्रृंखला उसे क्या कहा जाता है, उसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। ये याद रखना, ठीक है, कि जो हमारा ग्रेट हिमालय है उसको हम केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। जैसा मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशियाओं के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? हमने फर्स्ट क्लास में देखे थे कि भारतीय उपमहाद्वीप के देश कौन कौन से हैं, है ना। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है।
तो हमने क्या देखा यहाँ, हिमालय एक प्राकृतिक रोधकी नहीं बल्कि ये क्या करता है, जो जलवायु है, अपवाह है और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं, है ना? इसका पता लगाइए। तो आइए देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत का मैदान। ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जड़ों विक्षोभ से बना है, जड़ों निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। तो हमने क्या देखा कि जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेप से जो मैदान बना है, उसकी पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है, 3200 किलोमीटर है। इसकी औसतन चौड़ाई 150 से और 300 किलोमीटर है और जड़ें निक्षेप की गहराई कितनी है, तो हमने अभी देखा 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? भावर है, तराई है और जलोढ़ मैदान है। तो हमने मैदान को देखा, मैदान को उत्तर से दक्षिण कई भागों में बांट सकते हैं। कौन सा है? भावर है, तराई है और जलोढ़ मैदान है। आइए देखते हैं। तो जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। ठीक है, अब देखेंगे पहले हम भावर। तो भावर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है। भावर कितनी है? भावर जो है 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की पट्टी है, जो शिवालिक गिरपाद के समानांतर फैली हुई है। यानी शिवालिक जहाँ खत्म होता है वहाँ से भावर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उससे परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल गोलाश्व जमा कर देती हैं। क्या होता है कि नदियाँ जब पहाड़ों से उतरती हैं, भावर में जब पहुँचती हैं, तो वो अपने साथ जो पत्थर लेके आती हैं, गोलाश्व लेके आती हैं, वो यहाँ क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। अब बड़े बड़े पत्थर हैं, कंकड़ है, तो क्या करेंगी, नदियाँ उनके नीचे से बहने लगेंगी और दिखाई नहीं देती है ना। भावर के दक्षिण में क्या है? तराई, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ जो है इस क्षेत्र में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं, क्योंकि हमने देखा बड़े बड़े पत्थर जो थे, कंकड़ थे, वो भावर में ही रुक गए थे, है ना। और नीचे क्या होगा, जो उनसे छोटे छोटे पत्थर है वो नीचे आएंगे, जिसमें तराई में तो नदियाँ क्या होती हैं, उनके ऊपर से फिर से बहने लगती हैं। तो यहाँ जो नदियाँ हैं वो धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती। ये क्षेत्र अनु बन जाते हैं। यहाँ कोई मतलब यहाँ जो नदियाँ हैं वो निश्चित वाहिकाओं में नहीं बहती, बल्कि वो ऐसे इधर उधर फैलती हुई बहती हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये क्षेत्र जो है वो क्या बन जाते हैं, अनूप बन जाते हैं, जिसे तराई कहते हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। अब तराई वाला क्षेत्र है, पानी है, तो क्या होगा, प्राकृतिक वनस्पति है वो अपने आप उगेगी, है ना, और यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्यजीव प्राणी रहेंगे। तराई से दक्षिण में मैदान है, जो पुराने और नए जड़ों से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेप स्थलाकृतियाँ हैं। जैसे हमने पहले देखा था युवावस्था में कौन कौन सी बन रही थी नदियों की, है ना। अब हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था में, जैसे बालू रोधिका है, विसर्प है, गोकुल झील, गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बना देती हैं। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। हमने देखा था कि जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वो नदियाँ जो है वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी वगैरह लेके आती है, अवसाद लेके आती हैं, और जब वो समुद्र में मिलती हैं तो वो उनको यहाँ छोड़ देती हैं, क्योंकि उनकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है और अवसाद वहीं रह जाता है, जिससे क्या होता है, डेल्टाओं का निर्माण होता है। जैसे सुंदरबन डेल्टा, सामान्य तौर पर ये एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक है। कौन? तो
हरियाणा और दिल्ली। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में गति करती है, ऐसे। ठीक है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें होती हैं। अब यहाँ बहुत सारा पानी पाया जाता है, तो यहाँ कौन कौन सी फसलें होंगी? चावल होगा, वो गेहूँ होगा, ठीक है, चावल होगा, गन्ना होगा, जूट होगा, उगाई जाती है, क्योंकि इनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें गेहूँ में चावल, गन्ना और जूट। अतः जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ क्योंकि उपजाऊ मैदान है, गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाया जा सकता है, इसलिए क्या होता है, वहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है। प्रायद्वीप पठार नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रायद्वीप पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भूखंड है ना। नदियों के मैदान से कितना ऊंचा उठा है? तो 150 मीटर। ठीक है, त्रिकोणीय आकार का है और कटा फटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 600-900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार जो है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में जो है गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो ये देखिए प्रायद्वीप पठार की कौन कौन सीमाएं निर्धारित कर रहा है। तो दिल्ली, पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में गुजरात में जो है गिर पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं और प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार, जिसे हमने मेघालय का पठार कहा था, इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीप भारत में अनेक पठारों से, प्रायद्वीप भारत जो है, हमने प्रायद्वीप भारत देखा, उसकी सीमाएं देखी क्या क्या है। अब जो प्रायद्वीप भारत है वो अनेक पठारों से मिलकर बना है। हमने प्रायद्वीप भारत जो था उसकी सीमाएं निर्धारित करी है भैया, है ना। प्रायद्वीप पठार की क्या करी थी? सीमाएं निर्धारित करी। अब ये बोल रहा है कि जो प्रायद्वीप भारत है वो अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। ये भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। क्या होता है? सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रभाव क्या है? यहाँ से बहने वाली नदियाँ, क्योंकि वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है। प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है ना, ये सर्च करना, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर ब्लॉक, क्या क्या मिलेगा? टॉर ब्लॉक, पर्वत अभ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं। कौन सी? टेकरी, है ना, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल हैं। डाइक्स जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी पश्चिम भाग में मुख्य रूप से कालवी मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में। प्रायद्वीप पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, अभ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमावृंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बार बार भूकंप हलचलें होती रहती हैं। जो भीमावृंश है ना, वहाँ क्या होता है? बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपने पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं को क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही प्रायद्वीप पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड, मोरैना खंड इसके उदाहरण हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीप पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि का पठार और मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। अब है दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिम घाट, पूर्व में पूर्वी घाट,
उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। तो हमने दक्कन का पठार देखा, इसके पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पे अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है वो 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाई मुड़ी है, जो 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अन्नाई मुड़ी कहाँ स्थित है? तो अन्नाई मलाई में, ठीक है, अन्नाई मलाई। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ज़्यादातर प्रायद्वीप नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है, मतलब इन्होंने बोला है ज़्यादातर प्रायद्वीप नदियों की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? पश्चिमी घाट से। पूर्वी घाट अविरत नहीं है, यानी सीधे नहीं है, वो कटे फटे हैं बीच में। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जैसे जाबदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मध्य उच्च भूभाग, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से 600 से 90 मीटर है ऊंचाई जो है वो। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफ़ी हद तक अपरिचित है और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीप पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। कहाँ तक है? जैसलमेर तक, जहाँ ये अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और छापाकार रेतीली टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में ये क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टान जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई, समुद्र तल से जो मध्य उच्च भूभाग है उसकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है। उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। क्या है? जो यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तो विंध्याचल और कैमूर पहाड़ियों से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदियाँ हैं। जो बनास है वो क्या है? वो चंबल की एकमात्र सहायक नदियाँ हैं, एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। तो याद रखना, बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में कहाँ से निकलती है? अरावली से। कौन? बनास। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। अब है उत्तर पूर्व पठार। वास्तव में यह प्रायद्वीप पठार का ही एक विस्तारित भाग है। ये माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति समय इंडिया प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच अवरंस घाटी बनने से ये अलग हो गया था। बाद में क्या हुआ? नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा ये काट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलों पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी है? गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंती पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलों पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी, जैसे छोटा नागपुर पठार है उसी की तरह जो मेघालय का पठार है उसमें कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है ना। तो हमने क्या देखा कि जैसे छोटा नागपुर पठार में कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने पत्थर, यूरेनियम मिलता है, वैसे ही हमें मेघालय के पठार में भी मिलता है। इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणामस्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। क्या है? अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। कहाँ पे? चेरापूंजी में।
ठीक है। भारतीय मरुस्थल, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है। कैसा है? ऊबड़ खाबड़, जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से भी कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि मेसोजोइक काल में, क्या माना जाता है कि जो मेसोजोइक काल था उसमें ये क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। तो जो हम मरुस्थल देखते हैं वो कभी समुद्र का स्थल था, कब? तो मेसोजोइक काल में। इसकी पुष्टि आकलन में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले हैं, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। ढाल के आधार पर क्या होता है कि जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी। ठीक है, सिंध की ओर ढाल वाला कौन सा है? उत्तरी है। कच्छ की ओर ढाल वाला जो है वो दक्षिणी है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ जो है अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। कहाँ? तो मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहती है कौन सी? तो लूनी नदी। ठीक है, अल्प वृष्टि और बहुत अधिक बाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है, यानी यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और जो बाष्पीकरण है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। ये अंतःस्थलीय अववाह का उदाहरण है। तो जो मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं थोड़ी दूरी तय करके, वो किसका उदाहरण है? तो अंतःस्थलीय अववाह का। जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं, जहाँ नदियाँ का झील या प्लाया मिल जाती हैं, इन्हें प्लाया झीलों का जल खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे तटीय मैदान। ठीक है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। अब कितनी है? 11,098। स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक पश्चिमी तटीय मैदान है, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो किसका उदाहरण है? तो जलमग्न तटीय मैदान का। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारिका जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था। तो कैसा विश्वास है कि जो एक पौराणिक शहर है द्वारका जो किसी समय कहाँ था? पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूब गया है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JLN, नावा, सेवा, मरमा गांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोकण तट, गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रम से मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हैं। जो कौन से मैदान हैं? जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो मध्य में संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेषता, मालाबार जो तट है जो कर्नाटक केरला में पाया जाता है, उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेष स्थलाकृति कयाल है, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वलाम कालीन नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जो पुन्नामदा कयाल है उसमें किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, क्योंकि हमने देखा था पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ क्या बना रही थी?
डेल्टा बना रही थी, उसलिए उधर की साइड में मैदान होगा, कैसे होगा, चौड़ा होगा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रय का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के पत्तनों के नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़े थे पूर्वी तट पत्तन की, ठीक है। द्वीप समूह। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं और जो बंगाली खाड़ी में 572 द्वीप हैं, ये द्वीप जो है 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, कहाँ से 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 पूर्व के बीच स्थित है। रीची द्वीप समूह और लवरंथीन द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र से जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। क्या है ये द्वीप? समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। वेरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है कि जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो बैरन आइलैंड है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना है। एक द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल जो है वो उत्तरी अंडमान में बनी है। सैंडल जो है वो उत्तरी अंडमान में है। माउंट डिओबोली मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में है। माउंट थ्रिलर निकोबार में शामिल है, ग्रेट निकोबार में। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है। कहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है? तो पश्चिमी तट के जो द्वीप हैं वहाँ। और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 पूर्व से 74 पूर्व के बीच बिखरे हैं। ये केरल तट से 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। 36 द्वीप हैं और जिनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 553 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अमीनो द्वीप, दक्षिण में कैना नोर द्वीप। इस द्वीप समूह में तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अवध गुटिकाएं, सिंगल गोलिश्मकाएं और गोलाश्म पूरी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। और डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला में पाई जाती है? तो ये नीलगिरी में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।